चलिए तो अब एक नया चैप्टर शुरू करते हैं, यानी कि अल्कोहल्स की हम लोग अब बात करते हैं। अब तक हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत सारे चैप्टर्स को पढ़ा है। अगर आप 11th से जुड़े हुए हैं तो जाहिर सी बात है आपने नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म, हाइड्रोकार्बन और 12th का जो पहला चैप्टर था वो अल्काइल हैलाइड पढ़ लिया है। और अगर आप सिर्फ 12th से जुड़े हुए हैं तो आपने अल्काइल हैलाइड यानी कि हेलोजेनेटेड एल्केन पढ़ लिया है। और अब हम लोग बात करेंगे अल्कोहल्स की। जिस तरह से डिटेल्ड में एक एक बात को वहां पर मैंने बताया है, पीछे के चैप्टर्स में बताया है, उसी तरह से यहाँ भी पूरी बातों को बताऊंगा। पर शुरू करने से पहले फिर वही एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने रिएक्शन मैकेनिज्म को नहीं पढ़ा है तो आप उस चैप्टर को बिना पढ़े कुछ भी ऑर्गेनिक चैप्टर में ना करें, इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। और अल्कोहल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहली बात इस चैप्टर में कि भाई इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है। तो अगर मैं बात करूं इसके जनरल फॉर्मूला की, तो जनरल फॉर्मूला जो आपका अल्कोहल्स का होगा दैट विल बी CnH2n + 1OH। एक इस तरह से भी आपको फॉर्मूला लिखा हुआ मिलेगा, और अगर उससे फंसाने का होगा आपको तो वो आपको ऐसे भी फंसाएगा, CnH2n + 2O, ऐसे भी फंसा सकता है। तो ये रहेगा। बात करें तो इस फंक्शनल ग्रुप इसमें कौन सा रहेगा, तो अगर आपको तो मालूम ही है फंक्शनल ग्रुप यहां पर कौन सा होगा अल्कोहल में, यहां पर आपका फंक्शनल ग्रुप होगा OH, यानी कि यहां पर आपको OH ग्रुप मिलेगा। दैट इज योर फंक्शनल ग्रुप। क्लियर है। अब मैं बात को आगे बढ़ाऊं तो अगर फंक्शनल ग्रुप आपका OH है तो अब थोड़ा सा इसके आधार पर नोमेनक्लेचर की बात करते हैं। तो यहां पर मैं स्टार देकर हेडिंग दूं कि भाई चलो सबसे पहले जो अपना बेसिक काम, पहले नोमेनक्लेचर, फिर आइसोमेरिज्म और तब मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं भाई नोमेनक्लेचर की। तो अगर नोमेनक्लेचर की बात करें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट में आपका हो जाता है, सबसे पहले मैं आपको कॉमन नेम के बारे में बताता हूं। जाहिर सी बात है कॉमन नेम, अब ये टॉपिक जो मैं बता रहा हूं तो ये बस एक थोड़ा सा नॉलेज देने के उद्देश्य से, अदरवाइज पूरी ज्ञान, पूरी कहानी नोमेनक्लेचर चैप्टर में आप ऑलरेडी पढ़ ही चुके हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक हमेशा ये चीज मैं कोई भी स्टूडेंट जो 12th में मेरे पास आता है या 12th में मुझसे जुड़ता है, तो मैं एक चीज हमेशा ऑब्जर्व में करता हूं कि ज्यादातर बच्चों का 12th में जब वो एडमिशन लेते हैं तो उनका ऑर्गेनिक खराब होता है, और इनऑर्गेनिक को चूंकि वो हल्के में लेते हैं इसलिए उनको पता ही नहीं होता कि इनऑर्गेनिक खराब है कि अच्छा है। वो एक्चुअली इनऑर्गेनिक भी खराब होता है, पर उनको जो पता होता है, उनको ये पता होता है कि उनका ऑर्गेनिक खराब है। तो वो उनका ऑर्गेनिक इसलिए खराब होता है क्योंकि उनका नोमेनक्लेचर, रिएक्शन मैकेनिज्म और हाइड्रोकार्बन और आइसोमेरिज्म, ये जो 4 चैप्टर है 11th का, उसमें से उन्होंने 1% भी कुछ ज्ञान नहीं लिया होता है, तो उनको डर लगना शुरू होता है। तो जब आपको पता है कि यहां से भी आपके पास बोर्ड के एग्जामिनेशन में 8 महीने 9 महीने का समय है, तो क्यों ना उस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम लोग पहले से ही तैयारी को शुरू कर दें। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आप रिएक्शन मैकेनिज्म या नोमेनक्लेचर या हाइड्रोकार्बन जितना पढ़ सकते हैं पढ़ लीजिए। कॉमन नेम की बात करता हूं तो सबसे पहले कॉमन नेम यहां पर हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं, एन का, आइसो का, नियो का, ये सब लोग को मालूम है। सिर्फ यहां पर नाम बताता हूं, जैसे कि मान लिया जाए CH3 CH2 CH2 CH2OH है, तो इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम हो जाएगा N ब्यूटाइल अल्कोहल। कॉमन नेम में याद रखिएगा, कॉमन नेम में जब स्ट्रेट लाइनिंग होती है, यानी कि ब्रांच कोई नहीं होता, सीधा चेन होता है, तो उसमें कम से कम 4 कार्बन या उससे अधिक जब रहेगा तो आगे N लगा दीजिएगा, N, और लास्ट में अल्कोहल। कॉमन नेम में हमेशा लास्ट में फंक्शनल ग्रुप लगा दिया जाता है, जैसे ब्यूटाइल अल्कोहल, पिछले चैप्टर में मैंने बताया था ब्यूटाइल क्लोराइड, ब्रोमाइड, ये सब। तो यहां पर अल्कोहल लग जाएगा। उसी तरह से मान लिया जाए आपको एक कंपाउंड दिया गया CH3 CH3 CH2OH, इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा, यहां पर देखिए जिस कार्बन पर आपका लगा हुआ है अल्कोहल वो पहला कार्बन हुआ, और आखिरी कार्बन से पहले यानी सेकेंड लास्ट कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो यहां पर हम प्रीफिक्स का इस्तेमाल करेंगे आइसो, ठीक है, इसका हम इस्तेमाल करेंगे आइसो। और यहां पर कुल मिलाकर 4 कार्बन है, तो आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल।
आपको ये सब बात मैं नोमेनक्लेचर में सिखा चुका हूं। और अगर आपने नोमेनक्लेचर का मेरा वीडियो नहीं देखा है, आपने उस चैप्टर को नहीं देखा है, तो भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब पर भी मैंने ये वाला चैप्टर जो है कॉमन नेम का वीडियो में बना के मैंने रख दिया है, तो आप वहां पर भी जाकर देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइसोब्यूटाइल अल्कोहल यहां पर हो गया। मान लीजिए ऐसा ही एक कंपाउंड में लेता हूं CH3 CH3 CH2 और यहां पर मान लीजिए मैं OH देता हूं। तो आप क्या देख रहे हो कि जो सेकेंड लास्ट कार्बन है उस पर 2 मिथाइल ग्रुप है। जब ऐसा होता है तो हम यहां पर नाम के आगे नियो लगाते हैं। कुल मिलाकर 5 कार्बन है, तो यहां लिखेंगे नियो पेंटाइल अल्कोहल। यहां पर नाम हो जाएगा नियो पेंटाइल अल्कोहल। चलिए और कुछ देखते हैं। मान लिया जाए एक कंपाउंड है आपके पास CH3 CHOH और CH3। अब आप देखिए, ना तो ये आइसो है, ना नियो है, ना एन है। यहां पर ध्यान से अगर देखिए तो आपका जो OH है वो बीच में लटक रहा है, और वो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ध्यान से देखिए कि वो कितने कार्बन जुड़ा है। अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा है वो 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, तो 2 कार्बन जुड़ने की वजह से इसके नाम में लग जाएगा सेकेंडरी, यानी 2 डिग्री। तो सेकेंडरी के लिए SEC डॉट काफी है, तो लिखेंगे सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल। इसका नाम हो जाएगा सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल। और ऐसे करके ये बन गया आपका। चलिए थोड़ा और देख लेते हैं। यहां पर जैसे कि मान लिया जाए, एक मैं नाम लेता हूं CH3C, यहां पर ऊपर में CH3, नीचे भी CH3 और यहां पर OH। इसे देखते ही ज्यादातर बच्चे कहते हैं सर ये तो नियो है, अभी तो आपने पढ़ा है। पर ध्यान से देखिए, नियो नहीं है, पहले ही कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो यहां पर ये ध्यान से देखिए कि अल्कोहल कितने कार्बन से जुड़ा है। अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा है। अल्कोहल इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये 3 कार्बन जुड़ा है, इसलिए ये 3 डिग्री हो गया। तो 3 डिग्री को हम लोग क्या लिखते हैं, टर्शियरी। तो टर्ट ब्यूटाइल, कुल मिलाकर 4 कार्बन है, तो टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल। तो इस तरह से आप इन सारे नाम को लिख पाएंगे। चलिए थोड़ा सा और ज्ञान लिया जाए। जैसे मान लिया जाए CH2 डबल बॉन्ड CHOH, ये क्या होता है? ये आपको मैंने अल्काइल हैलाइड वाले सेक्शन में बता दिया था, अब तो आप ये सब चीज के लिए फेमिलियर होंगे। इसे हम लोग कहेंगे विनाइल। क्या कहेंगे? विनाइल अल्कोहल। क्या बताया था मैंने? जब फंक्शनल ग्रुप किसी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हो और वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन भी किसी दूसरे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हो, तब हम वहां विनाइल टर्म यूज करते हैं। चलिए यहीं पर एक और मैं आपको बताता हूं। मान लिया जाए CH2 डबल बॉन्ड CH2 और OH मैं यहां लिखता हूं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसे कहेंगे एलाइल अल्कोहल। तो इस तरह से इसका नाम हो गया एलाइल अल्कोहल। समझ में आ गया? तो ये सब था कॉमन नेम। इसी में आपको एक चीज और बता दूं कि कई बार आपको 2 OH ग्रुप, यानी कि ये तो मोनोहाइड्रिक था ना, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, अगर 2 वाले हो जाएं या 3 वाले, मोनोहाइड्रोक्सी के बाद डाइहाइड्रोक्सी या ट्राइहाइड्रोक्सी, जैसे कि मान लीजिए मैं यहां पर लिखता हूं एग्जांपल, सपोज कीजिए मैं लिखता हूं CH2OH और CH2OH। आप क्या देख रहे हो? 2 OH दोनों कार्बन पे लगा हुआ है। या मान लीजिए ऐसा कंडीशन हो CH2OH, उसके बाद CHOH और उसके बाद फिर से CH2OH। अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम होता है इथिलीन ग्लाइकॉल। याद रखिएगा, इसका नाम होता है इथिलीन ग्लाइकॉल। और इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है प्रोपिलीन। इसका नाम होता है प्रोपिलीन ग्लाइकॉल। और इस तरह से आपका ये कॉमन नेम हो गया। यहां पर एक चीज और मैं आपको बता दूं, कुछ कॉमन नेम में कार्बिनॉल का भी इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो यहां पर मैं सिंगल एरो मार्कर लिखता हूं कि कार्बिनॉल, अगर आपको कभी पूछा जाए तो क्या होता है कार्बिनॉल। कई बार कार्बिनॉल और उसके डेरिवेटिव के आधार पर भी नाम लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है देखिएगा। जैसे मान लिया जाए मैं यहां पर लिखता हूं CH3OH, तो इसका कॉमन नेम जो है वो कार्बिनॉल हो जाता है। इसे हम लोग एक और नाम से जानते हैं, दैट इज कार्बिनॉल। ऐसे आप जानते हो कि ये मिथाइल अल्कोहल है, पर इसे हम लोग कार्बिनॉल भी बोलते हैं। क्लियर है?
अब बाकी भी नाम इसके डेरिवेटिव के आधार पर होगा। ऐसे मान लिया जाए आपको, मैं यहां लिखता हूं CH3CH2OH, अगर मैं ऐसा लिखता हूं तो आपको यहां पर कार्बिनॉल में एक कार्बन और उसके अलावा एक एक्स्ट्रा मिथाइल ग्रुप है, तो यहां पर लिखूंगा मैं मिथाइल कार्बिनॉल। तो इस तरह से आप इनका नाम कार्बिनॉल और उसके डेरिवेटिव के आधार पे लिख सकते हो। जैसे मान लीजिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, सपोज CH3CHOH, तो यहां पर अगर मैं इसको कार्बिनॉल के आधार पर नाम लिखना चाहूं तो दो मिथाइल ग्रुप लग रहा है इसके साथ, तो मैं लिखूंगा डाई मिथाइल कार्बिनॉल। तो ये था आपका कॉमन नेम अल्कोहल का। सब कुछ बता दिया मैंने इसमें आपको। अब मैं बात करता हूं, ये सब मैं एलिफेटिक का बता रहा हूं, जब एरोमेटिक में जाएंगे तो फिर एरोमेटिक वाला देखेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं भाई कि जरा IUPAC नोमेनक्लेचर क्या होगा, जरा उस पर कुछ गौर फरमाया जाए। तो यहां पर मैं डबल एरो मारकर लिखता हूं IUPAC। IUPAC नोमेनक्लेचर के आधार पर अगर बात किया जाए तो यहां तो आपको पता है इसका सफिक्स क्या होता है। सफिक्स में ये ऑल लगता है। ये अगर मान लीजिए कभी सफिक्स हुआ तो इसके सफिक्स में आप इसके नाम में ऑल लगाइएगा, और अगर ये प्रीफिक्स हुआ तो इसके नाम में आपको हाइड्रोक्सी लगाना होगा। ये बात दिमाग में रखिएगा कि अगर सफिक्स रहा तो ऑल लगेगा और अगर प्रीफिक्स रहा तो हाइड्रोक्सी लगेगा। जैसे मान लिया जाए मैं यहां पर एक सवाल लिखता हूं, सपोज कीजिए मैं बॉन्ड लाइन नोटेशन में सवाल लिखता हूं, ठीक है। यहां पर मैंने OH लगा दिया, यहां पर सपोज कीजिए ब्रोमीन लगा दिया, यहां डबल बॉन्ड लगा दिया, और यहां पर मान लेता हूं मैं ट्रिपल बॉन्ड लगा देता हूं, और चलिए यहां पर मैं इथाइल ग्रुप लगा दूं। थोड़ा सा बड़ा कंपाउंड कर दिया मैंने ताकि आपको ज्यादा सीखने का मौका मिले। अब यहां पर ध्यान से देखिए, जब इस तरह का सवाल हो तो सबसे पहले देखिए कौन बॉस है, सबसे बड़ा फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। ये मैंने आपको नोमेनक्लेचर में पूरा प्रायोरिटी ऑर्डर पूरा बता दिया है कि फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ऑर्डर के आधार पे क्या होता है, ये चेक कर लीजिए। सब कुछ बता दिया है, ट्रिक भी इसका बता चुका हूं आप लोगों को, यूट्यूब पे इसका ट्रिक भी है मेरा फंक्शनल ग्रुप के ऑर्डर का। तो यहां पर मैं 1 2 OH यहां पर सबसे बड़ा बॉस है तो वो लिखता हूं, उसके आधार पर नंबरिंग करता हूं 3 4 5 6 7 8, ये लिख दिया। अब यहां पर क्या देख रहा हूं मैं, 3 नंबर पे इथाइल है, 4 नंबर पे ब्रोमीन है ना। तो सबसे पहले लिखूंगा 4 ब्रोमो, 4 पहले प्रीफिक्स लिख लीजिए, लिखता हूं 4 ब्रोमो। सब कुछ मैं डिटेल में आपको नोमेनक्लेचर वाले चैप्टर में पढ़ा चुका हूं, इतना कुछ डिटेल में पढ़ा दिया है, अगर ढंग से देख लिया तो कभी दिक्कत ही नहीं होगी। 4 ब्रोमो 3 इथाइल है ना, 4 ब्रोमो 3 इथाइल, ऑक्ट, उसके बाद डबल बॉन्ड कितने पर, 7 पर, तो ऑक्ट 7 इन, उसके बाद 5 पर आपका ट्रिपल बॉन्ड है 5 वाइन, और 2 नंबर पे आपका अल्कोहल है तो 2 ऑल, ये हो गया नंबरिंग। तो 4 ब्रोमो 3 इथाइल ऑक्ट 7 इन 5 वाइन 2 ऑल, ऐसे हो गया। यहां पर आपने क्या देखा कि यहां अल्कोहल सफिक्स था इसलिए ऑल लगा। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूं जिसमें अल्कोहल सफिक्स नहीं होगा, मतलब इसका भी एक बॉस वहां मौजूद होगा। जैसे मान लिया जाए मैं एग्जांपल के तौर पे लेता हूं ये वाला, इसमें मैं कार्बोक्सिलिक एसिड लगा देता हूं और यहां पर मैं OH लगाता हूं। चलिए इसी को रखता हूं। अब यहां पर आप क्या देख रहे हो कि भाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये तो सबसे जबरदस्त सबसे पावरफुल है, तो नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये लगा दिया। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कार्बोक्सिलिक एसिड है मतलब वो हो जाएगा सफिक्स, तो नतीजा जब वो बॉस है तो अल्कोहल हो जाएगा प्रीफिक्स। तो यहां मैं लिखूंगा 4 हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी, सही है। ऑक्ट सिंगल बॉन्ड है तो N, और कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ओइक एसिड, इसमें 1 नहीं लगाते हैं क्योंकि 1 अंडरस्टूड है इसका, तो नाम हो गया 4 हाइड्रोक्सी ऑक्टेनोइक एसिड। कितना आसान है। तो ये था आपका नोमेनक्लेचर IUPAC का। तो उम्मीद करता हूं ये सब आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था अल्कोहल का, कैसे लिखते हैं, कैसे नाम आएगा, और याद रखिएगा अगर आप नाम नहीं लिखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो मतलब आप अपना जितना भी मार्क्स का क्वेश्चन है उसका आधा आप गिरवी रख के आए हुए हैं कि बाबू रखने का मन है तो दो, नहीं तो फिर तुम नंबर काट सकते हो। तो नाम जरूर लिखिएगा। बात को आगे बढ़ाता हूं और यहां पर थोड़ा बात करते हैं हम लोग आइसोमेरिज्म की, कि चलो भाई ये आइसोमेरिज्म कौन कौन सा शो करता है। ये भी चैप्टर आप पहले से पढ़ चुके हैं ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है,
पढ़ ही चुके होंगे। तो आइसोमेरिज्म की बात, कौन कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेगा? तो अल्कोहल आपका बेसिकली चेन, पोजीशन और फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करता है, और इसके अलावा ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो करता है। तो यहां पर मैं लिखूंगा इट शोज, यहां मैं लिखूंगा इट शोज नंबर 1 कौन सा शो करता है? ये शो करता है चेन आइसोमेरिज्म, ये शो करता है आपका चेन आइसोमेरिज्म। उसके बाद ये दूसरा कौन सा शो करता है? तो ये शो करता है पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म। इसके अलावा ये शो करेगा आपका फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ये आपका शो करेगा फंक्शनल आइसोमेरिज्म। और इसके अलावा अगर कायरल कार्बन मौजूद हुआ तो ये आपका ऑप्टिकल भी शो करेगा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, यहां मैं लिखता हूं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, लेकिन ब्रैकेट में लिख देता हूं इफ कायरल कार्बन इज प्रेजेंट। तो अगर कायरल कार्बन प्रेजेंट है तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, और अगर नहीं है तो नहीं शो करेगा। क्लियर? अब मैं एक ऐसा एग्जांपल लेता हूं जिसमें कि ये सारी चीजें होंगी। तो मान लिया जाए आपको एक क्वेश्चन पूछा, एक एग्जांपल लेता हूं, मान लिया जाए आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि C4H10O will show डैश नंबर ऑफ आइसोमर्स, कितने आइसोमर्स ये शो करेगा? क्वेश्चन मार दिया, ठीक है, विल शो कितना। अब यहां पर ये एक सवाल है, इसका आंसर कैसे होगा? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इस सवाल में, सबसे पहले एक एक करके देखेंगे। चेन बनता है, फिर पोजीशन, ऐसे करके पहले चेन बनाता हूं मैं। तो ये जनरल फॉर्मूला देख के आपको समझ लेना है कि ये अल्कोहल है। ऐसे सवाल आएगा C4H10O मतलब क्या? CnH2n+2, 4 2 जा 8 और उसमें 2 जोड़िए, तो ये अल्कोहल का है, या ये ईथर का भी हो सकता है, पर फिलहाल हम लोग अल्कोहल पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले CH3 CH2 CH2 CH2OH, पहले ये आपका हो गया, ये आपका चेन बना। उसके बाद इसका नाम क्या है वो भी लिख देता हूं मैं। तो इसका नाम आप चाहे तो IUPAC लिख दें, तो इसका नाम ब्यूटेनॉल है, इसका नाम ब्यूटेनॉल है। उसके बाद इसका मैं दूसरा पहले चेन सारा बनाता हूं। चेन क्या क्या बनेगा? दूसरा चेन बनाता हूं CH3। चेन क्या होता है? इसमें पेरेंटल चेन बदल जाता है ना, चेन आइसोमेरिज्म में क्या होता है? पेरेंटल चेन बदल जाता है। तो CH3, ये सब आपको आइसोमेरिज्म के वीडियो में मिल जाएगा, एक एक बात आपको मिल जाएगा डिटेल में कि कैसे हुआ, सब कुछ सिखाया वहां पर। तो यहां पर ये हो गया ब्यूटेनॉल, और इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया 2-मिथाइल प्रोपेनॉल। ये हो गया आपका चेन। अब इसमें कोई चेन नहीं बन सकता है ना, अब इसमें कोई चेन नहीं बनेगा। तो अब इसमें पोजीशन की बात होगी। चलिए पोजीशन इसका मैं बनाता हूं। तो सबसे पहले इसका ब्यूट वाले में पोजीशन बदलता हूं, CH3 CH2 CHOH और CH3। अगर आप ध्यान से देखो तो पहले वाले में था ब्यूटेनॉल, क्योंकि एक नंबर पे था तो आप 1 ब्यूटेनॉल भी लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो अंडरस्टूड है कि वो 1 पे, लेकिन यहां पर आपको लिखना पड़ेगा 2 ब्यूटेनॉल या ब्यूटेन 2 ऑल। इसका नाम हो गया 2 ब्यूटेनॉल। तो ये दोनों, जो पहला 1 ब्यूटेनॉल और ये जो 2 ब्यूटेनॉल, ये दोनों दूसरे का पोजीशन आइसोमर हो गया। समझ रहे हैं बात को? अब इसमें कोई पोजीशन नहीं बदलेगा। दूसरे वाले चेन में चलता हूं, प्रोपेनॉल वाले में। उसमें क्या हो सकता है देखते हैं, CH3 COH CH3 और यहां नीचे भी CH3 लग गया। अब इसका क्या हो गया? ये भी आपका पोजीशन बदल चुका और इसका हो जाएगा 2-मिथाइल 2 प्रोपेनॉल, यानी कि पहले 1 नंबर पे था और इसमें 2 नंबर हो गया। अब इसका पोजीशन नहीं बदल सकता। तो 2 चेन हो चुका है और 2 पोजीशन हो चुका है।
अब इसका फंक्शनल देखता हूं मैं। याद रखिएगा अल्कोहल का फंक्शनल आइसोमर क्या होता है? ईथर होता है। याद रखिएगा अल्कोहल का फंक्शनल आइसोमर कुछ और नहीं होगा, सिर्फ ईथर होगा। तो अब मैं इसका फंक्शनल आइसोमर बनाता हूं ईथर। ईथर क्या बनेगा देखिए, सबसे पहले एक ऑप्शन ये है कि CH3O CH2 CH2 और CH3। देखिए ध्यान से, यहां भी 4 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। ये एक ईथर बनेगा। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम हो जाएगा, IUPAC में क्या लिखते हैं लोग, जो IUPAC नेम होता है उसमें स्मॉल वाले को एल्कोक्सी बोलते हैं और बड़े वाले को अल्केन। तो छोटा वाला तो हो गया मिथॉक्सी और 3 कार्बन है तो प्रोपेन। अगर आपको ये सब देख के कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रही है, मतलब आपने नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म को अच्छे से पढ़ा है। और अगर आपको ये सब देख के अजीब सा फील हो रहा है कि यार कैसे सर लिख दे रहे हैं, इसका मतलब आप एकदम से नोमेनक्लेचर आइसोमेरिज्म में जीरो है। करना क्या है मैं आपको बता चुका हूं, बाकी आपकी मर्जी है ना। आगे बढ़े। CH3 CH2O CH2 और CH3 एक आपका ये बन जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा, मतलब यहां पर दोनों तरफ इथॉक्सी है तो यहां पर सीधे लिखूंगा इथॉक्सी इथेन। एक और बनेगा, पहले वाले में थोड़ा सा चेन बदल जाएगा। देखिए पहले वाले में क्या होगा, CH3O CCH3 CH3। इसका नाम क्या हो जाएगा? यहां पर पोजीशन बदला, ध्यान से देखिएगा। पहले 1 नंबर पे था, यहां पर ऐसे 1 2 और 3, और यहां देखिए नंबरिंग 1 2 और 3। तो इस बार हो जाएगा 2 मिथॉक्सी और प्रोपेन। तो आपने क्या देखा कि फंक्शनल आइसोमेरिज्म भी ये 3 शो कर चुका है, उधर 4 चैनल पोजीशन था और 3 फंक्शन, तो कुल मिलाकर 7 ये स्ट्रक्चरल शो कर चुका है। अब जरा देखते हैं क्या ये ऑप्टिकल शो कर सकता है। तो ऑप्टिकल के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए? कायरल। तो सबसे पहले तो OH एक लगा देता हूं, फिर एक हाइड्रोजन लगा देता हूं, ऊपर में CH3 लगा देता हूं, हो गया 2 कार्बन और बचे और 2 कार्बन, तो CH2 और CH3। हाँ यार ये तो कायरल है, यानी कि ये आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो करेगा, ऑप्टिकल आइसोमर। और जाहिर सी बात है इसमें एक कायरल कार्बन है, तो रूल क्या होता है, जितने कायरल कार्बन उतना 2 पर पावर n। चूंकि इसमें एक कायरल कार्बन है तो 2 पर पावर 1, यानी इसके 2 ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे, मिरर इमेज जो बन जाएगा। तो ये कहानी थी। इस तरह से चेन, पोजीशन, फंक्शनल और ऑप्टिकल ये सब मैंने बता दिया। अब इसी तरह से कोई भी सवाल आपको बोर्ड में पूछा जा सकता है, IIT में पूछा जा सकता है, इवन की मेडिकल में भी पूछा जा सकता है। तो डिपेंड करता है आप कहां कहां तैयारी कर रहे हो। डन। तो ये कहानी थी नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म। अब शुरू करते हैं इस चैप्टर को, यानी कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन। चलो शुरू किया जाए मेथड ऑफ प्रिपरेशन। यहां पर स्टार देकर हेडिंग देता हूं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। एक बात बता दूं, ऑर्गेनिक में शुरू में भी मैंने बोला था कि आप जितना ज्यादा चैप्टर पढ़ते जाओगे उतना ही कम आपको आगे पढ़ना पड़ेगा। मतलब अगर आपने रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ लिया तो थोड़ी बहुत जानकारी के साथ आप हाइड्रोकार्बन में पहुंचते हो, 10-20% आपको पहले से पता होता है, इवन कि 30% पता होता है। फिर जब आप हाइड्रोकार्बन पढ़ लेते हो तो हाइड्रोकार्बन और रिएक्शन मैकेनिज्म दोनों मिलाकर जब आगे बढ़ते हो तो आप मोर देन 50% आप किसी भी चैप्टर में रखते हो, वो आपको पता होगा। फिर अल्काइल हाइड पढ़ लेते हो तो 60-70%, अल्कोहल पढ़ लेते हो तो 70 से 80%, और एक बार अल्डिहाइड कीटोन खत्म हो गया तो 100% आपको नॉलेज होता है। और कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइंस तो आपको पहले से ही सब पता होगा अगर पीछे से पूरा प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं। तो बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। यहां पर सबसे पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन नंबर 1, ये हम लोगों ने अल्काइल हैलाइड में पढ़ा था, आपको याद होगा अल्काइल हैलाइड चैप्टर जो पढ़ाया था वहां पर फ्रॉम लिखता हूं, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, ये रिएक्शन आप पहले से जानते हो। ये आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भी मैं बता चुका हूं, ये आप जानते हो। चलिए बताता हूं क्या आप जानते हो। किसी भी अल्काइल हैलाइड को आपको यहां पर ट्रीट करना है अल्कोहल बनाने के लिए, तो करना क्या देखिए, जैसे मान लिया जाए आपके पास RH है यानी अल्काइल हैलाइड है, तो आपको करना क्या है, यहां पर आपको याद होगा एक्वस क्या था, एक्वस KOH, याद आया,
एक्वस KOH लिख सकते हैं या एक्वस NaOH ले सकते हैं, और यहां पर आप एक्वस NaOH ले लीजिए, बात बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां क्या हुआ था, जो आपको मैंने पहले भी बताया था कि ये हेलोजन इंडक्टिव इफेक्ट दिखाएगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और यहां पर K प्लस और OH माइनस में ब्रेक करेगा। एक्वस है इसलिए सब्स्टिट्यूशन होगा, अगर अल्कोहल होता तो एलिमिनेशन होता, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। तो इस तरह से यहां क्या होगा, R और यहां लग जाएगा OH, और साथ में बाहर क्या निकलेगा, KX, और ये फॉलो करता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये बात पहले ही आपको बता चुका हूं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लिया जाए मेरे पास C2H5Br है, और मैं यहां पर इसे ट्रीट कर रहा हूं एक्वस KOH से। मान लिया जाए मैं एक्वस KOH से ट्रीट कर रहा हूं, तो यहां पर क्या होगा, ब्रोमीन बाहर निकल जाएगा, OH आके लग जाएगा, तो बन क्या जाएगा, C2H5OH, और प्लस बाहर क्या निकला, KBr। सिखाया है ना ये सब चीज। अब यहां पर नाम क्या है, ये है आपका इथेनॉल, अल्कोहल बन गया, हम लोग अभी अल्कोहल अब बना रहे हैं। और ये क्या है आपका ब्रोमो इथेन, ये आपका ब्रोमो इथेन। अब इस पर ढेर सारा सवाल हम लोग कर चुके हैं, और ये कौन सा रूल फॉलो करता है, ये फॉलो करता है एबव रिएक्शन फॉलोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉलो कर रहा है। तो ये थी कहानी इसकी। अब यहां पर आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करता है, ये बात तो आपको मालूम है, जरा आप बता सकते हैं ये SN1 है कि SN2 है? तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये 1 डिग्री है, जो ब्रोमो इथेन था वो 1 डिग्री था, और 1 डिग्री किसी प्रिफर होता है, SN2 के लिए। तो आप यहां पर ये भी लिख सकते हो कि ये आपका SN2 करता है, क्योंकि SN2 का ऑर्डर क्या था, 1 डिग्री सबसे ज्यादा, देन 2 देन 3। अगर यहाँ 3 डिग्री होता या 2 डिग्री होता तो हम कहते कि नहीं भाई ये SN1 फॉलो करेगा। इसके अलावा मान लीजिए एक और है जो अल्कोहल बनाने में आपको मदद करेगा, ऐसा ही रिएक्शन होता है। जैसे मान लीजिए CH3Br है, आपको याद होगा मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड मैंने बोला था, तो यहां पर क्या था, एरो के बीच में लिख देता हूं, मैंने कहा था कि अगर मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड लिखा हो तो पागल होके Ag2O मत लिख देना, मॉइस्ट लिखा हो तो इसका मतलब वो AgOH की बात कर रहा है, बताया था ना मैंने, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। तो ये क्या करेगा, AgBr को बाहर निकालेगा, OH को यहां लगा देगा, तो देखिए क्या होगा, CH3OH, और साथ में बाहर निकलेगा AgBr, CH3OH और AgBr। पॉइंट क्लियर है? तो ये कहानी है आपके रिएक्शंस की। डन, CH3Br, CH3OH और AgBr आपका प्रोडक्ट बन गया। अब ये था मॉइस्ट सिल्वर हाइड्रोक्साइड। अब यहां पर अगर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, सपोज आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा, जैसे मान लिया जाए आपसे एक सवाल पूछा जाता है इस तरीके से, ठीक है, और यहां पर सपोज यहां पर आपको ब्रोमीन दे दिया गया और आपसे पूछा गया कि ये बताइए ये प्रोडक्ट क्या बनेगा और ये कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। तो आपको तो अच्छे से मालूम होना चाहिए कि यहां जब ये ब्रोमीन बॉन्ड तोड़ के भागेगा तो यहां 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। और मैंने क्या सिखाया था, अगर आपको लगे कि बगल में 3 डिग्री है तो रीअरेंजमेंट जरूर कीजिएगा। तो ये क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज उठ के यहां आएगा और ये मिथाइल यहां पर शिफ्ट करेगा। ऐसा होने पर सीन क्या बनेगा, ये सब मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। ऐसा होने पर पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा और आपका मिथाइल ग्रुप इधर शिफ्ट हो जाएगा। अब ये 3 डिग्री बन गया और आपका OH माइनस आएगा, OH माइनस आएगा और प्रोडक्ट में यहां पर बनाता हूं अब, और इस तरह से आपका प्रोडक्ट ऐसे ऐसे और ऐसे ये बन जाएगा। पॉइंट क्लियर है? और ये आपका कंपाउंड बना। अगर आप नहीं करते तो कुछ और कंपाउंड बनता। ये कहलाता है रीअरेंजमेंट। ये सवाल मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। और ये कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगा, ये फॉलो करेगा SN1। क्यों फॉलो करेगा, क्योंकि 2 डिग्री और 3 डिग्री इसमें इन्वॉल्व है, नतीजा ये SN1 फॉलो करेगा। 1 डिग्री होगा तभी SN2 फॉलो करेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है सब चीज का, ये सब पहले से जानते। ये था पहला मेथड जिसके द्वारा आपने बनाया फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। डन, क्लियर है? बात करते हैं दूसरे मेथड की। नंबर 2 लिखता हूं मैं, फ्रॉम अल्कीन। और अल्कीन में किसका, तो हाइड्रोलाइसिस।
फ्रॉम अल्कीन, इसको मैं लिख देता हूं हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, यहां पर अल्कीन की बात है, हाइड्रोलाइसिस की बात मैं कर रहा हूं, या फिर इसे हाइड्रेशन आप कह सकते हो फ्रॉम अल्कीन, या फिर आप इसे ये भी लिख सकते हो हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, मैं वो भी लिख देता हूं, यहां ब्रैकेट में लिख देता हूं हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। अगर आपने, जाहिर सी बात है, अगर आपने हाइड्रोकार्बन पढ़ा है तो फिर आपको ये रिएक्शन पहले से मालूम होगा। हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, एक अल्कीन से कैसे हम लोगों ने अल्कोहल बनाया था, ये रिएक्शन लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, और ये एक तरह से इंडस्ट्रियल मेथड है अल्कोहल बनने का। अब इसके लिए मैं आपको बता दूं, दो तरह का मैकेनिज्म ये लोग फॉलो करते हैं, टेक्निकली दो तरह का है। सबसे पहले रिएक्शन लिखता हूं, मान लिया जाए CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O, और यहां पर आपका कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिखा रहेगा, यहां पर आपका कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिखा रहेगा, और प्रोडक्ट आपका बन जाएगा CH3CH2OH। अब ये तो बन गया इथेनॉल, ये आपका क्या था, ये था आपका इथीन, और ये बन गया आपका इथेनॉल। अब आपके दिमाग में आएगा सर इसका मैकेनिज्म क्या है। इसके दो अलग अलग तरह के मैकेनिज्म है, मैं आपको दोनों बताता हूं। ठीक है, इसका मैकेनिज्म एनसीईआरटी ने भी दिया है, तो इसका दोनों मैकेनिज्म मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले वो मैकेनिज्म बताता हूं जो ये सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होता है, जो चल रहा है, मतलब बाजार में चल रहा है, यही चल रहा है, तो बाजार में जो चल रहा है वो सबसे ज्यादा मैकेनिज्म कौन सा चलता है, देखिए। सबसे पहले ये H2SO4 यहां पर ब्रेक करेगा, और ब्रेक करने के बाद ये बनाएगा H प्लस और HSO4 माइनस। अब क्या करेगा, यहां पर आपका वाटर मौजूद है, तो ये वाटर के पास ये H प्लस आएगा। अब आपको तो अच्छे से मालूम है कि वाटर के पास एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो ये वाटर का जो ऑक्सीजन है ये क्या करेगा, इस H प्लस पर आकर अटैक करेगा, और ऐसा करने के बाद HOH और H यहां पर इस तरह से बन जाएगा, और यहां पर आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। अब ऐसा करते ही अचानक से ऑक्सीजन को याद आएगा कि यार मैं तो 2 ही बॉन्ड बना सकता हूं, ये तो मैं 3 बॉन्ड बना लिया यार। अब वो फादर फादर करने लगा, मतलब वो चिल्लाने लगा, ओ तेरी, मेरे को तो यार ये चाहिए नहीं। वो इमीडिएटली अपने आप को नॉर्मल करना चाहेगा। अब देखिए क्या होगा, अब यहां पर आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 जो मौजूद है, इसके पास ये रोता बिलखता ऑक्सीजन आएगा। अब ये एकदम प्रेशर में है, ये सोच रहा है यार कितनी जल्दी मैं अपना ये प्रेशर यहां से निकालूं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर बॉन्ड, यहां पर देखिए डीलोकलाइज हुआ, माइनस और प्लस, सही है। वैसे यहां पर 2 ही कार्बन है, पर अगर एक्स्ट्रा होता तो कौन सा रूल फॉलो करता, मार्कोनिकॉफ रूल पढ़ाया ना, मार्कोनिकॉफ रूल, वो फॉलो करता। अब ये नेगेटिव चार्ज इस हाइड्रोजन को अपने पास लेके चला जाएगा। मैं थोड़ा सा हाइड्रोजन के हिसाब से ही आपको बता देता हूं, यहां पर क्या होगा कि यहां पर जो नेगेटिव चार्ज आपके ऊपर बना हुआ है, तो ये ऑक्सीजन इमीडिएटली इस हाइड्रोजन को छोड़ेगा और ये इसके पास चलेगा। ऐसे एरो दिखाता हूं। अब ऐसा होने पर यहां सीन क्या बनेगा, जरा उस पर गौर कीजिए। ऐसा होते ही सीन ये बनेगा कि CH2 सिंगल बॉन्ड, और इस CH2 जिस पे नेगेटिव चार्ज था उस पर हाइड्रोजन आ गया, तब वो बन जाएगा CH3। अब आपका वाटर फिर से एकदम रिलैक्स हो गया, H2O रह गया, लेकिन इस कार्बन पे अभी पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन के पास तो एक्स्ट्रा लोन पर है ही। अब ये कार्बन उड़ने लगा, फिर से ऑक्सीजन का दर्द जो है वो छलक गया। वो बोला नहीं नहीं, तू चिंता मत कर भाई, मैं तेरे लिए इलेक्ट्रॉन लेकर आता हूं। अब ये इस पर अटैक करेगा। जब ये ऐसा करेगा तो अब क्या सीन बनेगा, CH2 CH3। अब फिर से ऑक्सीजन ने जैसे उसको इलेक्ट्रॉन दिया तो फिर से ऑक्सीजन का हो गया 3 बॉन्ड। ऑक्सीजन फिर से क्या करना शुरू कर दिया, फादर फादर एकदम चिल्लाने लगा। अब स्थिति क्या होगी, अब इस बार वो तुरंत से ऑक्सीजन अपना एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा, और यहां पर आपका कंपाउंड रिवर्स करके लिख देता हूं, CH3 CH2 और OH आपका यहां बन जाएगा, और H प्लस आपका बन के रेडी हो जाएगा। और ये H प्लस जो है ये उस H2SO4 का जो HSO4 माइनस था उसके साथ दोबारा जुड़ के उसे H2SO4 बनाकर निश्चिंत कर देगा।
और इस तरह से कहानी बन जाएगी। एक तो ये मैकेनिज्म है, ज्यादा यूज टू यही मैकेनिज्म होता है। पर इसके अलावा एक और मैकेनिज्म है कि ये सब रिएक्शन हुआ कैसे। क्या मैकेनिज्म है देखिए, सेकेंड मैकेनिज्म। सेकेंड मैकेनिज्म भी कुछ वैसा ही है, ज्यादा कुछ नहीं है, पर हाँ थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या है देखिए, यहां पर आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 मौजूद है और आपका H2SO4 कैसे ब्रेक करेगा, HSO4 माइनस और साथ में ब्रेक करेगा H प्लस में। याद आया? अब यहां पर आप डीलोकलाइज करोगे, सपोज कीजिए डीलोकलाइज आपने कर दिया तो नेगेटिव चार्ज यहां, पॉजिटिव चार्ज यहां, तो निश्चित तौर पे ये जो हाइड्रोजन है इस पर ये नेगेटिव अटैक कर देगा। जब ऐसा करेगा, क्योंकि पहले तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। ऐसा करते ही यहां पर सीन क्या बना, CH2 और यहां पर CH3 बन के रेडी हो गया और साथ में बच क्या गया, HSO4 माइनस यहां बच गया और यहां पर तो आपको पॉजिटिव चार्ज था। अगले स्टेप में क्या होगा, इस नेगेटिव ने इसके ऊपर अटैक कर दिया। अब जब अटैक हो गया तो यहां पर एक इंटरमीडिएट बना। क्या बना इंटरमीडिएट, थोड़ा मैं इसको अपोजिट करके लिखता हूं, मतलब CH3 को इधर लिख देता हूं, CH2 और साथ में यहां पर आप लिख सकते हैं HSO4। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, या SO4H भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत, मैं इसको ऐसे लिखता हूं SO4H। अब ये आपका बन गया, ये हाईली अनस्टेबल है। तो अगले स्टेप में क्या होगा, अब यहां पर आएगा वाटर। वाटर क्या करेगा, वाटर ब्रेक करेगा H प्लस और OH माइनस में। यहां से ये फिर से बॉन्ड को तोड़ेगा नेगेटिव और पॉजिटिव, और आपको अच्छे से मालूम है कि यहां पर जिसका नेगेटिव है उसके साथ H प्लस जाएगा और जिसके ऊपर पॉजिटिव है वो प्रेम से CH3 CH2 OH बना लेगा और बाहर आपका वापस H2SO4 बन के रेडी हो जाएगा। ये कहानी है। अब यहां पर इतना ज्ञान होने के बाद एक खास बात जान लीजिए कि ये जो यहां पर बनता है, दिस इज इंडस्ट्रियल मेथड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल। मैं यहां पर लिख देता हूं, दिस इज इंडस्ट्रियल मेथड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल। ये आपका इंडस्ट्रियल मेथड है। दूसरी बात, इस मेथड के द्वारा आप अगर 1 डिग्री एल्कोहल बनाना चाहते हैं तो इस मेथड के द्वारा आप सिर्फ इथेनॉल ही बना सकते हो प्राइमरी अल्कोहल में, बाकी आप कुछ और नहीं बना सकते। ये बात भी याद रखना, ओनली इथेनॉल कैन prepared in 1 degree alcohol by this method। आप कहोगे ऐसा क्यों सर? अरे भाई, इससे बड़ा जहां कार्बन आया ना, मतलब जहां इथेनॉल मतलब 2 कार्बन से ज्यादा आया ना, 3 कार्बन, तो वो फॉलो करेगा मार्कोनी-कॉप्स रूल, और मार्कोनी-कॉप्स रूल में हमेशा 2 डिग्री या 3 डिग्री बनता है। ये बात भी यहां पर लिख दीजिए, बिकॉज द addition takes place by Marconi-Cox rule, और इस तरह से मार्कोनी-कॉक्स रूल के द्वारा ये प्रोग्राम होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि मैंने कहा कि यही चीज होता है, तो भाई कोई और एग्जांपल दीजिए सर। तो चलिए मान लिया जाए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ले लिया मैंने, सही है, क्लियर। अब देखिए आप यहां पर क्या करोगे, जाहिर सी बात है वाटर लिखा रहेगा H2O, और निश्चित तौर पे, चलिए मैं इसको ऐसे लेता हूं, निश्चित तौर पे H2SO4 भी लिखा रहेगा। अब सीधा सीधा समझो, चलो मैं आपको सीधा समझाता हूं। मैकेनिज्म तो ऊपर का आपने देख लिया ना, ऊपर का मैकेनिज्म आपने देख लिया। अब बताइए डीलोकलाइज कैसे होगा, मार्कोनी-कॉक्स रूल फॉलो करेगा, ये तो आप जानते हो। तो हमेशा डीलोकलाइजेशन कैसे होगा, इधर माइनस और बीच में बनेगा प्लस, और ये वाटर आपका यहां पर मैं इसको डायरेक्टली H प्लस और OH बना से ब्रेक करता हूं। मैकेनिज्म तो वही फॉलो होगा जो मैंने 2 बताया, उसमें से कोई है। अब बार बार उतना क्या करूंगा, आप समझ रहे हो, वाटर ऐसे ब्रेक करेगा। अब सीधा सीधा प्लस पे माइनस और माइनस पे प्लस कर दो, देखो क्या होगा।
तो CH3 बीच में प्लस चार्ज है तो यहां पर OH आ जाएगा, और टर्मिनल पे माइनस चार्ज है तो यहां पर ये आ जाएगा। आपने क्या देखा, 2 डिग्री अल्कोहल बना, यानी जैसे ही ज्यादा कार्बन हो गया यहां पर आपका 2 डिग्री अल्कोहल बन गया। इसलिए मैंने कहा था कि 1 डिग्री अल्कोहल में सिर्फ इथेनॉल बनता है इस मेथड के द्वारा, दूसरा कुछ भी नहीं बनेगा। बाकी आप जितना भी मैकेनिज्म लगा लो कहानी वैसे ही रहेगी। तो मैंने 2 मेथड बता दिया, एक बताया फ्रॉम अल्काइल, दूसरा बताया मैंने फ्रॉम अल्कीन हाइड्रेशन। अभी भी अल्कीन में और मेथड है, जैसे हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, ये सब मैं पहले ही बता चुका हूं। ये सब चीज अगले लेक्चर में चलते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं सब कुछ समझ में आएगा। खूब प्रैक्टिस कीजिए, खूब लिखिए। हैव अ नाइस डे।